दोस्तों, भारत ने पिछले साल ही यूनाइटेड किंगडम को हरा के वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन चुकी है, जो सिर्फ यूएस, चाइना और जर्मनी के पीछे है। देखिए, इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एजेंसी है। ऐसा दावा है कि एस&पी ईटीपी प्राइम में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीएम मोदी ने भी हाल ही में यूएस कांग्रेस में ये दावा किया है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत ग्लोबल लेवल पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। पीएम मोदी की इस बात पर आईएमए ने भी अपनी मोहर लगा दी है, जहाँ पे ग्राफ के अनुसार ये दिखाया जाता है कि करंट इकोनॉमिक ग्रोथ से 2027 तक इंडिया की जीडीपी जापान और जर्मनी को पार कर लेगी। ऐसे इस बात में कोई शक नहीं कि ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का स्टेटस हर गुजरते साल और ऊंचा होता जा रहा है। मगर यदि 1 मिनट के लिए इंडियन इकोनॉमी की गोल्डन एज से हटकर इंडिया के इसी इकोनॉमिक स्टेटस को पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति की टर्म्स में देखते हैं, तो कहानी से बिल्कुल उलट नजर आती है। साल 2023 में फॉरेन आरडीआई गवर्नर ने अपने एक लेक्चर में ये बताया कि पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में भारत 197 कंट्रीज के बीच 142nd रैंक पर आता है, जिसकी गवाही आईएमएफ का पर कैपिटा इनकम मैप भी देता है। अभी आप लोगों को शो कर रही हूँ मैं। जहां ब्रिटेन को पीछे छोड़ने वाले भारत ने एक इंडियन की एवरेज इनकम महज $2283 थी, वहीं एक ब्रिटिशर की एवरेज इनकम $47,203 थी, यानी तकरीबन 20 गुना ज़्यादा। अब ऐसे में आप सोच रहे हो कि ये कैसा विरोधाभास है कि भारत 5वां सबसे अमीर देश है, तो उसकी जनता गरीब कैसे है। तो चलिए आज इसी विषय पे हम चर्चा करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। अब ये मैं बता दूं कि ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस जीएस पेपर 3rd के इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स में ये इन्वॉल्व हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इज इंडिया रिच कंट्री विथ पुअर कंट्रीमैन? दोस्तों, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये कंट्री में पर्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस होने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को उस कंट्री का जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी एक साल के ड्यूरेशन में देश के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएंगी, चाहे वो वीट हो या कार या जो भी सर्विसेज दी जाएंगी, जिन्हें प्रोवाइड करने के बदले में कोई मनी ट्रांजेक्शन किया जाएगा, उन सभी की टोटल वैल्यू हमारे देश के जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगी। अब उसे जब देश की पॉपुलेशन से डिवाइड की जाएगी तो उस देश की पर कैपिटा जीडीपी देगी। यानी एक कंट्री के जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए उसकी टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। ऐसे में इसी साल बजट मंथ में करंट गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज करके ये कहा गया कि मोदी गवर्नमेंट 9 सालों में देश की पर कैपिटा इनकम 2014 के लेवल से बढ़कर डबल हो गई है। जबकि इसके जवाब में ऑपरेशन लीडर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने ट्वीट करके डेटा के आधार पर ये बात सामने रखी कि इसके पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौर में पर कैपिटा इनकम 258.8% थी। अगर हम दोनों आंकड़ों को सही माने तो एक भारतीय की पर कैपिटा इनकम कई गुना बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा है तो पर कैपिटा इनकम रैंकिंग में इतना पीछे क्यों खड़े हैं? इसका जवाब हम इन दोनों डेटा में ही देखने को मिलता है, जहां गवर्नमेंट प्रोपोजिशन के अंतर्गत एक फंडामेंटल मिस्टेक उजागर होती है कि कैसे इन दोनों डेटास को प्रेजेंट करते समय इन्फ्लेटेशन को काउंट किया ही नहीं गया। यानी पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करने के लिए किसी बेस ईयर पे कैलकुलेट करने की बजाय करंट प्राइसेस से कंपेयर किया जा रहा है। इसे समझने के लिए पर कैपिटा इनकम यानी करंट प्राइस और रियल प्राइस के डिफरेंस को समझते हैं। मान लीजिए 2004 में आपकी सालाना आय 40,000 रुपये थी, जिसमें से आपका घर खर्च 30,000 रुपये पूरा हो जाता था। वहीं अगर आप देखें 2023 में आपकी ईयरली इनकम बढ़कर 4 लाख रुपए हो गई है और बढ़े हुए इन्फ्लेटेशन में आपकी महंगाई में घर का खर्च बढ़ के 3 लाख रुपए हो गया है, तो प्रोपोर्शनली बीते 19 सालों में आपकी इनकम में इंक्रीमेंट 10 गुना नहीं हुआ है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट प्राइसेस भी हाई हुए हैं। इसकी वजह से भले ही एब्सोलूट टर्म्स में आपकी इनकम 10 गुना बढ़ी दिखाई देती हो, लेकिन बढ़े हुए मार्केट प्राइसेस में उसकी परचेजिंग पावर अभी भी कम है। जब गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंटेड इस डेटा को द प्रिंट ने इन्फ्लेशन से बेस वाइज कैलकुलेट किया तो पाया गया कि यूपीए गवर्नमेंट ने 2004 से 2014 के दौरान देश में पर कैपिटा इनकम लगभग 1.5 गुना बढ़ी। वहीं एनडीए के 9 सालों के रिज्यूम में 2014 से 2023 तक ये इनकम 1.4 टाइम्स बढ़ी, जबकि इसमें कोविड के कैटास्ट्रॉफिक ईयर भी शामिल है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये सामना है कि
पर कैपिटा ग्रोथ साल में हुई तो है, लेकिन वो काफ़ी कम है। वहीं इतने समय में इंडिया की जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ की है और 5th पोज़ीशन पे पहुँच चुकी है, लेकिन अभी भी पर कैपिटा इनकम लोअर इनकम की कैटेगरी में आता है हमारा देश। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग जो रैंक है वो वर्ल्ड्स 20 emerging markets in terms of their per capita GDP, then there too India appears in it. अब भारत की ये स्थिति साल 2000 से ऐसी ही बनी हुई है, जबकि इसके लिए चाइना जो 2000 में परचेजिंग पावर कैपिटा के अनुसार 2886 पर कैपिटा जीडीपी 17th रैंक पर था, वो 2023 में 23,038 रुपीज़ में 9th रैंक पर आ चुका है। दरअसल दुनिया में अलग अलग देशों में इन्फ्लेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो प्रोग्रेस होता है वो अलग होता है। जैसे कि कोका कोला की बॉटल भारत में 20 रुपए की है और यूएसए में 40 की मिलती हो। यही कारण है कि दो देशों के बीच मनी की परचेजिंग पावर अलग अलग होती है। ऐसे में अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमी को ठीक से कंपेयर करने के लिए उनकी परचेजिंग पावर को पैरिटी में लाया जाता है और इसी के आधार पे कैलकुलेट की गई जीडीपी को परचेजिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई भारतीय अमीर हो पा रहे हैं या उनके अमीर होने की गति कम हो रही है या बात कुछ और है। अब नेशनल रिपोर्ट ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट रिलीज की। इसका टाइटल था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी। बहुत से प्रीवियस रिपोर्ट और स्टोरीज की तरह ही इस बार भी इस रिपोर्ट में भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये एनुअली रिप्रेजेंट की गई कि किस तरह से भारत में ही दो अलग अलग तरह के भारत देखने को मिलते हैं, जहां एक तरफ अमीरों के शीश महल बने हुए, वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी भारत में ही शामिल है। लेकिन ये अंतर केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस रिपोर्ट में ये बात भी स्टैब्लिश की गई है कि भारत में कैसे टॉप रिचेस्ट एक मुट्ठी के एक मुट्ठी के लोगों में और बाकी सारी चीज़ें उनके गरीबों की श्रेणी में आते हैं। जीडीपी पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि इंडिया की 99% पॉपुलेशन जो है वो 60% ही होती है। ऐसे में क्या ये पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा सही है? क्या एक एवरेज भारतीय की स्थिति इससे भी ज़्यादा दयनीय है? यही कारण है कि जहां एक और हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा 228.9 मिलियन पुअर पीपल रहते हैं, वहीं दूसरी ओर 2020 से 2022 के बीच देश में बिलियनियर्स की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई है, जहां देश के टॉप 100 रिचेस्ट कंबाइंड वेल्थ ₹54.12 लाख करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। इसलिए 2022 की वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट भारत दुनिया के सबसे अनइक्वल देशों के रूप में सबसे ऊपर था, जहां देश की बॉटम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की इनकम 53.610 रुपीज़ थी, बल्कि टॉप 10% 11,66,520 ईयरली अर्न करती थी, यानी लगभग 20 गुना ज़्यादा। मगर ये कॉन्ट्रास्ट केवल अमीर और गरीब तक ही सीमित नहीं थे। अगर हम भारत में पर कैपिटा इनकम पर गौर करें तो यहाँ पे भी हमें ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ एक और 2022-23 की स्थिति में कांस्टेंट प्राइसेस पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा ₹1,81,961 पर कैपिटा इनकम देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर अवेलेबल डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश में ये केवल 65,000 पर कैपिटा इनकम है, जबकि 2021-22 की डेटा के अनुसार बिहार में पर कैपिटा इनकम लगभग 30,000 रुपये थी। इसी तरह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार NFH 5 के अनुसार पुअर पॉपुलेशन को अगर हम मैप पे ट्रेस करें तो रेड एरिया मार्क जो है पुअरेस्ट स्टेट को डिनोट करते हैं। ऐसे में हम देख सकते हैं कि देश में मौजूद यही इनकम डिस्पैरिटी देश को बैकवर्ड और रीजनल कॉन्ट्रैक्ट्स पैदा करने की कोशिश कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार रूरल पॉपुलेशन जो है वो 54% है और पुअर ग्रुप में वो शामिल है, वहीं अर्बन पॉपुलेशन 10.4% ही है जो कि पुअरेस्ट पुअर ग्रुप में शामिल है। यहाँ पे खास तौर से मेट्रो सिटी में बाकी कंट्री की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 4.4 लाख है, जबकि गौतम बुद्ध नगर ₹5.41 लाख है, मुंबई सिटी में 3.4 लाख पर कैपिटा इनकम, बेंगलुरु में 6.2 लाख है। इसी तरह से हम देश में
अर्बन एरियाज वर्सेस रूरल एरियाज और रिलेटिवली जो होते हैं हायर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, सिग्निफिकेंटली हम देख सकते हैं उनके इनकम को। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बात किसी की नज़रों में नहीं आई। राइजिंग इनइक्वालिटी की नज़रों में वर्षों से इस बात पे चर्चा हो रही है। हालांकि तत्कालीन एमपी और विपक्ष का मुख्य चेहरा माने जाने वाले राहुल गांधी ने भी लोकसभा में अपना भाषण देते हुए ये भी बात कही थी कि हमें अपने ही देश में अमीरों और गरीबों के लिए दो अलग अलग भारत देखने को मिलते हैं। सिमिलरली करंट बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में कुछ साल पहले ही ये बात पॉइंट आउट कर चुके हैं कि इंडिया इज़ अ रिच नेशन विथ पुअर पॉपुलेशन। तो वैसे में प्रश्न ये उठता है कि इस विरोधाभास को दूर कैसे किया जाए, व्हाट कैन बी डन। तो दोस्तों, इकोनॉमिक एक्सपर्ट और एविडेंस बेस्ड स्टडी पे ये अक्सर ये निकलता है कि to reduce inequality in an economy, the government should invest in public healthcare, infrastructure, education and social safety. Okay. फॉर एग्जाम्पल, यदि अगर गवर्नमेंट अगर हाई क्वालिटी पे अगर इन्वेस्ट करती है तो पूरा सेक्शन सोसाइटी को इन पर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। साथ ही एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने पर पॉपुलेशन में इन जनरल एक हद तक लेवल प्लेइंग फी डेवलप हो सकती है, जहाँ पे हर किसी को खुद को एजुकेट करने और फर्दर इकोनॉमिक प्रपोर्शन को पाने का समान अवसर मिल जाता है। क्योंकि यदि अगर ऐसा इफेक्टिवली किया जाए तो हर व्यक्ति बेटर स्किल से सेट के साथ सोशल सिक्योरिटी अपने दम पर एक नया भविष्य अपना बना सकता है। फॉर दैट एग्जाम्पल हम नॉर्डिक कंट्रीज में देखने को मिलता है, जहाँ 5 नॉर्डिक कंट्रीज डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन दुनिया के सबसे इक्वल कंट्रीज में से एक है। इन कंट्रीज ने भी सोसाइटी में हाई लेवल का सोशल सॉलिडेरिटी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हायर स्पेंडिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर, इक्वालिटी इन सोसाइटी अटेन किया। हमारे सामने यही नहीं, सरकार को जो रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पे ताकि शिक्षा रोजगार हर रोज पैदा किए जा सके, बीते साल भारत विकास परिषद द्वारा ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम में नितिन गडकरी ने भी अपने पब्लिक एड्रेस पर इसी नीड को अंडरलाइन किया था, जहां उनका कहना था कि भारत में इंक्रीजल डेवलपमेंट लाने के लिए भारत को खास तौर पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग द्वारा डिफाइन देश भर के 100 से ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे हमें पुअर सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ज़्यादा प्रयासों को करने की ज़रूरत है, और इन प्रयासों को फंड करने के लिए वेरियस इकोनॉमिक्स और सोशल साइंटिस्ट के साथ साथ ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी भारत की सुपर रिच कैटेगरी इंडिविजुअल्स में हायर टैक्सेस इंक्रूवमेंट करने की डिमांड करती है। साथ ही इकोनॉमिक्स ये बात भी पॉइंट आउट करते हैं कि जीएसटी और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू रेग्रेसिव टैक्सेस रिज्यूम फॉलो करने के बाद देश की जो वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल लगाने के बाद देश के उसमें ज़रूरत है, क्योंकि जहां एक और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू अमीर हो या गरीब सब पर टैक्सेस की मार एक समान बढ़ती है, वहीं पिन पॉइंटेड वेल्थ टैक्स लगाने से भारत अपने इनकम इक्वालिटी को कारगर तरीके से दूर कर पाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस वेल्थ टास्क को भारत के अपकमिंग बिजनेस और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक निगेटिव इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। इसी कड़ी में ऑक्सफैम अपने रिपोर्ट में ये बात कहती है कि अगर अपने बिलियनियर्स पर 2% टैक्स इंप्लीमेंट कर दें तो इससे देश में पिछले 3 साल तक मैन इम्प्लीमेंटेशन से लड़ने के लिए इतना फंड इकट्ठा हो जाएगा कि हमें किसी को कुछ दिखाने या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 1.5 साल के लिए फंड प्रोवाइड किया जा सकेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पॉवर्टी और इनकम डिस्पैक्ट के पॉवर्टी के इस जंग में सरकार कैसे और किस तरह से जारी रखती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा।